हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैल्यू इन्वेस्टर्स। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि एक नो नथिंग इन्वेस्टर को इंडिविजुअल स्टॉक्स की बजाय इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। और हमने ऐसा क्यों कहा था? उसके कई रीजन थे। सबसे बड़ा जो रीजन था वो यही था कि इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत सारी रिसर्च और स्टडी की जरूरत होती है। अब एक जो नो नथिंग इन्वेस्टर होता है उसके पास ना तो अपनी कोई टीम होती है और ना उसके किसी कंपनी के प्रमोटर्स या मैनेजमेंट से लिंक्स होते हैं। तो उस केस में अगर गलती से किसी क्वार्टर में किसी कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, उस स्टॉक का प्राइस बहुत ही ज्यादा डाउन 20 से 30% तक डाउन चला जाता है। जबकि जो की इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर उनको लगता है कि ये किसी इंटरनल रीजंस के कारण कंपनी की परफॉर्मेंस डाउन हो गई है तो वो पहले ही एग्जिट ले लेते हैं, क्योंकि उनके पास उनकी खुद की टीम और मैनेजमेंट से लिंक्स होते हैं। जबकि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास ऐसा कोई टूल नहीं होता कि किसी कंपनी की परफॉर्मेंस नेक्स्ट क्वार्टर में क्या होगी। दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है कि अगर कोई नो नथिंग इन्वेस्टर इंडिविजुअल स्टॉक में ही इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके सामने एक समस्या और आती है कि वो खुद अपने ही काम में या फिर हो सकता है ऑफिस वर्क में या अपने खुद के कोई बिजनेस में इतना बिजी रहता हो, उस कंपनी की परफॉर्मेंस जिसमें उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उसकी क्या चल रही है, वो ये सब समय के अभाव के कारण पता नहीं कर पाता है। और इसकी वजह से बहुत सारे लोग बाद में ही बोलते हैं मुझे तो किसी ने बताया नहीं, या मैंने तो किसी के कहने पे ये स्टॉक्स खरीदे थे। तो अब यहाँ पे एक पॉइंट और आ गया है कि कुछ लोग किसी के कहने या सुनने पर या टीवी पे देखकर ही स्टॉक ले लेते हैं और उसके लिए बाद में उनको पछताना पड़ता है, क्योंकि उनको उस समय कुछ पता तो होता है नहीं कि कंपनी क्या करती है, कैसी मैनेजमेंट है, कंपनी का विजन क्या है, कंपनी के मिशन क्या है, उसकी बैलेंस शीट कैसी है आज के समय में। अगर बैलेंस शीट ओके है तो आगे कंपनी के बिजनेस ग्रोथ करने का क्या प्लान है। अगर बैलेंस शीट ठीक नहीं है तो आगे कंपनी रिकवर कर पाएगी नहीं कर पाएगी, बिजनेस को ग्रो कर पाएगी नहीं कर पाएगी। अगर कंपनी पे लोन ज्यादा है तो उसको रीपे कैसे करेगी। तो इन सब बातों का एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर को ध्यान रखना पड़ेगा जब भी अगर वो खुद से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो। लेकिन अब हमें ये तो समझ में आ गया है कि एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए इतनी सारी बातों की ट्रैकिंग रखना या इतनी सारे इंफॉर्मेशन को गैदर करना और उनका रिकॉर्ड रखना बहुत ही मुश्किल है। तो मेरी तो अपनी पर्सनल ओपिनियन ही यही है कि हमें एक इंडिविजुअल स्टॉक में बाय करने की बजाय किसी इंडेक्स फंड में बाय करना चाहिए। अब उसका एक रीजन है, वो मैं आपको बता देता हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बार बार कि हमें इंडेक्स फंड में बाय करना चाहिए। अब हम ये एग्जांपल ले लेते हैं दो इंडेक्स फंड का, एक है एनएसई पर निफ्टी 50 और दूसरा है बीएसई पर सेंसेक्स। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों में मेजर कोई खास अंतर नहीं है। बीएसई सेंसेक्स में देश की टॉप 30 कंपनी आती हैं, जबकि निफ्टी 50 में देश की टॉप 50 कंपनी आती हैं। तो क्या इंडेक्स की परफॉर्मेंस खराब हो सकती है क्या? अब ये सवाल हमारे मन में आता है। हाँ जी, खराब हो सकती है, लेकिन ऐसे नहीं, क्योंकि ये देश की टॉप 50 या टॉप 30 कंपनियां होती हैं तो इनके बिजनेस पे कोई इंपैक्ट आए ये बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि ये कंपनियां इतनी बड़ी हो जाती हैं कि ये टू बिग टू फेल जिसको हम बोल सकते हैं। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इतना बड़ा हो जाता है कि वो टू बिग टू फेल हो जाता है तो उसकी ग्रोथ भी लिमिटेड होती है। तो इसीलिए जो कंपनियां बहुत ज्यादा बड़ी बन गई है उनमें ग्रोथ रिलेटिवली एक इंडिविजुअल स्टॉक के मुकाबले या फिर एक इंडिविजुअल स्टॉक जो कि मार्केट में नया नया लिस्ट हुआ है या जो बहुत ही छोटी कंपनी है उसके कंपैरिजन में स्लो होती है। एक और बड़ा कारण मैं आपको बता देता हूं कि हमें इंडिविजुअल स्टॉक्स में बाय क्यों नहीं करना चाहिए। उसका रीजन ये भी है कि कोई भी इंडिविजुअल स्टॉक जीरो हो सकता है, जबकि इंडेक्स कभी जीरो नहीं हो सकता। तो जो लोग स्टॉक मार्केट की उतार चढ़ाव यानी कि वोलेटिलिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके लिए तो ये 100% रेकमेंडेड है कि उनको तो इंडेक्स में ही बाइंग करनी चाहिए। अब ये सवाल आता है कि क्या इंडेक्स में कोई और भी बाय करता है क्या, या कोई जो बड़ा इन्वेस्टर हो स्टॉक मार्केट में क्या वो भी इंडेक्स में बाय करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसी को दिखाने के लिए चलिए हम वारन बफेट जी का एक वीडियो देखते हैं जिसमें उन्होंने खुद बोला है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक नो नथिंग इन्वेस्टर है अगर वो इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म के लिए कम से कम 10 साल तक, तो वो मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स से ज्यादा रिटर्न गेन कर लेगा। क्योंकि उन मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स में हर कोई इतना बड़ा इन्वेस्टर नहीं है कि उसके पास अपनी खुद की रिसर्च हो, स्टडी हो या अपनी कोई खुद की कोई टीम हो। उनमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर से मतलब हो गया आम लोग जो हम और आप जैसे होते हैं, जिनके पास छोटा पैसा होता है और जो स्टॉक मार्केट में छोटा पैसा लगाते हैं। तो चलिए अब सबसे पहले हम वारन बफेट जी का ये वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। For a new investor buying stocks today, would you recommend that they buy a low-cost S&P index fund or Berkshire Hathaway, and why? Well, we never recommend buying or selling Berkshire, but
I would say that among the various propositions offered you, a very low-cost index fund where you don't put all your money in at one time. I mean, if you accumulate a low-cost index fund over 10 years with fairly regular sums, I think you will probably do better than 90% of the people around you that take up investing at a similar time. Charlie? I would agree with that totally. It's awkward for us sitting here at these annual meetings where we have a sampling of some of the most honorable and skillful stockbrokers around who've done a wonderful job for their own clients and families. But the stockbroking fraternity in toto can be guaranteed to do so poorly that the index fund is a better option. अब देखो एक बात और दिमाग में आती है कि वारन बफेट जो वारन बफेट बना है, अगर आज कोई आदमी वारन बफेट बनना चाहता है तो उसको क्या करना होगा। तो आज की जो हमारा कोट है जो हमने इस वीडियो में पहले ही स्टिक कर दिया है वो यही है कि इट इज नॉट नेसेसरी टू डू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स टू गेट द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स। अब इसका क्या मतलब है? देखो भाई, हम सबको पता है कि स्टॉक्स में रिटर्न ज्यादा होता है इंडेक्स के मुकाबले, लेकिन वो यही चीज बताना चाह रहे हैं कि आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, आपको इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है। लॉन्ग टर्म के लिए सिप के थ्रू आपको मंथ ऑन मंथ कुछ अमाउंट आपका इन्वेस्ट करते चलना है। उसके बाद जब भी मार्केट में गिरावट आए आपको अपने सिप की जो अमाउंट है उसको बढ़ाते रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज निफ्टी 17,500 पे चल रहा है और कल को एकदम से निफ्टी 16,500 हो जाए तो आपके पास पैसा होना चाहिए और इन्वेस्ट करने का, ताकि आपके रुपए की वैल्यू एवरेज हो जाए। क्योंकि जितना डाउन लेवल पे आप और बाय करोगे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उतनी ही सस्ती हो जाएगी। सस्ती होने से मतलब है कि एवरेज प्राइस आपका काफी नीचे आ जाएगा। आपका बाइंग एवरेज प्राइस की बात कर रहा हूं मैं यहाँ। अब ये सवाल आता है कि इस बात की क्या गारंटी है कि सेंसेक्स और निफ्टी जो कि इंडेक्स फंड है वो इंडिविजुअल स्टॉक्स के मुकाबले ज्यादा बेटर रिटर्न देंगे। इसको समझने के लिए अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके सामने सेंसेक्स और बीएससी दोनों के चार्ट को मैंने मैक्सिमम पर सेलेक्ट कर लिया है और अब आप ये देख रहे होंगे कि दोनों ही चार्ट्स का ट्रेंड अपवर्ड है। बीच में कभी चार्ट डाउन भी गया है, यानी कि प्राइस इसका कभी डाउन भी गया है, लेकिन लॉन्ग रन में प्राइस इसका हमेशा टॉप ही बनाता है। हर बार निफ्टी और सेंसेक्स अपने न्यू हाइज लगाते हैं। चार्ट पर आप ये आराम से देख सकते हैं। जब किसी ने 1 जनवरी 1999 को निफ्टी खरीदा होगा तो उस समय उसने ये नहीं सोचा होगा कि निफ्टी कभी 17,527 भी होगा, लेकिन उस इन्वेस्टर के माइंड में ये जरूर था कि इन फ्यूचर निफ्टी एक बहुत ही बड़ी वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेगा और एक बैंक से तो अच्छा ही रिटर्न देगा इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद। ये टॉपिक हम पहले ही लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हमें ये समझ में आ गया है कि बैंक से बेटर इन्वेस्टमेंट तो इंडेक्स है, यानी कि हम इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके बैंक से ज्यादा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। अब सवाल ये भी आता है कि ठीक है, हमें समझ में आ गया है कि बैंक से अच्छा इन्वेस्टमेंट इंडेक्स फंड में अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रखना है, लेकिन क्या लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगर लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारे अकेले के इन्वेस्ट करने से होगा ही क्या। तो चलिए मैं आपको अभी एक डाटा दिखाता हूं और उसे देखकर आप चौंक जाओगे कि कितने लोग, देश के कितने इन्वेस्टर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं थ्रू म्यूचुअल फंड। तो चलिए एक बार डाटा पर नजर मार लेते हैं। आपके स्क्रीन पर अभी एक डाटा है जो मैंने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से डिराइव किया है। इसमें आप देख सकते हैं सिप कंट्रीब्यूशन इन रुपीज करोड़। ये जितने भी फिगर है ये करोड़ में फिगर है, ये कोई रुपीज में नहीं है या थाउजेंड्स में नहीं है। और ये जितने भी हैं ये फाइनेंशियल ईयर के इन्वेस्टमेंट है और ये जितने भी हैं ये मंथ्स हैं, यानी कि ईयर ऑन ईयर एंड मंथ ऑन मंथ लोगों ने इतना सारा पैसा सिप के थ्रू इंडेक्स फंड में लगाया है। अब एक बार डाटा पर हम नजर मार लेते हैं। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 16-17 की बात करें तो उसमें टोटल 43,921 करोड़ रुपए लगाए थे सिप के थ्रू। ये सिप के थ्रू कंट्रीब्यूशन है, ये वन टाइम या लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट ईयर यही अमाउंट बढ़ के 67,190 करोड़ हो गया। उसके नेक्स्ट ईयर यही अमाउंट बढ़ के 92,693 करोड़ हो गया और उसके नेक्स्ट ईयर ये 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया। अब 2020
2021 में एक इस फिगर में गिरावट आई है, वो हमें पता होना चाहिए क्योंकि उस टाइम कोविड का टाइम था। लोगों के माइंड में डर था कि कहीं उनका पैसा डूब ना जाए, क्योंकि उन्होंने कोविड जैसी सिचुएशन पहले कभी देखी नहीं थी। लेकिन जैसे ही मार्केट ने पुशबैक किया, तुरंत लोगों की समझ में आ गया कि उनको उनकी शिप नहीं बंद करनी चाहिए थी, क्योंकि जब मार्केट डाउन थी उस टाइम अगर उन्होंने जो पैसा लगाया होता उसकी वैल्यू तो कई गुना बढ़ गई। तो फिर से नेक्स्ट ईयर उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना फिर से स्टार्ट किया और अब ये इन्वेस्टमेंट 21-22 में 1,24,566 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अब हम आते हैं करंट ईयर पर। तो करंट फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल टू सितंबर ये जितने भी आप फिगर देख रहे हैं, ये सारे फिगर अगर इनको टोटल करते हैं तो 74,234 करोड़ रुपए बनता है। और अभी 6 महीने और कंटिन्यूअसली लोग शिप करेंगे, तो हम मोटा मोटी ये मान सकते हैं कि इतना ही पैसा और इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर वो इतना ही पैसा और इन्वेस्ट करते हैं तो लगभग ये अमाउंट 1,50,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। तो इस डाटा को देख के अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ईयर ऑन ईयर लोग अपने शिप के अमाउंट को बढ़ाते भी जा रहे हैं और ज्यादा अवेयर भी होते जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट के प्रति, क्योंकि उनको धीरे धीरे समझ में अब ये आ गया है, किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू कोई भी कोर्स करके या किसी भी यूट्यूबर को फॉलो करके उनको अब ये समझ में आ गया है कि बैंक में इन्वेस्ट करके वो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके कोई रिटर्न या अपनी वेल्थ जनरेट नहीं कर सकते। तो आशा करता हूं मैं जो इस वीडियो में जो बात आपको समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गई होगी। और इस वीडियो का क्रक्स यही निकलता है कि एक नो नथिंग इन्वेस्टर को अगर कहीं इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो उसको म्यूचुअल फंड के थ्रू इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि उसका पैसा भी सेफ रहे और वो ग्रो भी करता रहे। तो मोटा मोटी मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों को अब तक ये समझ में आ गया होगा कि जो लोग मार्केट की वोलेटिलिटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते या जो इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल स्टॉक्स के रिगार्डिंग टाइमली गैदर नहीं कर सकते या उतना टाइम इंडिविजुअल स्टॉक्स की स्टडी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए फार बेटर ऑप्शन जो है वो है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना। और इंडेक्स फंड में भी मैं रेकमेंड करना चाहूंगा कि या तो आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट करें या फिर निफ्टी में, क्योंकि लॉन्ग रन में यही दोनों फंड आपको एक बहुत ही अच्छा वेल्थ जनरेट करके दे देंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि फिर भी कोई इन्वेस्टर स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसको स्टॉक्स को कैसे स्टडी करना है और किन किन स्टॉक्स में उसको इन्वेस्ट करना है, और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले क्या बेसिक बातें उसको पता होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो का कंटेंट पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसी के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डाल दिया है, जिसको ज्वाइन करके आपको वहां पे भी सबसे लेटेस्ट अपडेट्स इंस्टेंटली मिल जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।